इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली मजबूती की, वरुण गांधी की खुली बगावत की, बात करेंगे हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आए संकट की, मुश्किल में फंसे पीएम मोदी की, जानेंगे अडानी ग्रुप को क्यों मारनी पड़ी पलटी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईडी से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों, ये गलत प्रैक्टिस, इससे ट्रायल शुरू नहीं होता, आरोपी को जमानत नहीं मिल पाती, मनीष सिसोदिया की जमानत का किया जिक्र। बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के आरोपों के बाद 15 मार्च को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की रद्द, बीपीएससी ने जारी किया नोटिस। जल्द ही पशुपति पारस होंगे इंडिया गठबंधन में शामिल, लालू की हरी झंडी का इंतजार, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं पारस। और शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 90 अंकों की तेजी के साथ 72,102 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 22 अंकों की तेजी के साथ 21,839 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई और पहले ही दिन कांग्रेस में कई दिग्गज नेता शामिल हो गए। बिहार में तो एक पार्टी का कांग्रेस में ही विलय हो गया, जिससे कांग्रेस के साथ ही इंडिया को भी मजबूती मिली है। देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में तेजी से माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी तेजी से मजबूत हुई, जिसके बाद अब पार्टी में कई दिग्गज नेता एंट्री लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 20 मार्च को कांग्रेस मुख्यालय में जबरदस्त गहमा गहमी बनी रही, क्योंकि दूसरे दलों से एक के बाद एक दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, जिसमें प्रमुख नाम पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का था। उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कर दिया। यादव और उनके पुत्र सार्थक ने कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि मेरी विचारधारा हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के करीब रही है। राहुल गांधी संघर्ष के प्रतीक हैं। उन्होंने देश के लिए एक उम्मीद जगाई है। हम 2024 जीतेंगे और इसके बाद बिहार में 2025 में भी जीतेंगे। बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पप्पू यादव को कांग्रेस पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ा सकती है। पप्पू यादव का सीमांचल और कोसी क्षेत्र में अच्छा प्रभाव माना जाता है, जिसका इंडिया गठबंधन को भी फायदा मिलना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली भी औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पार्टी उन्हें अमरोहा से उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा कांग्रेस ने आज बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, साथ ही उसके हिसाब किताब भी बराबर किए हैं। एक दिन पहले जेएमएम की विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई थी, तो आज झारखंड बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जेपी पटेल बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जेपी पटेल को कांग्रेस टिकट पर हजारीबाग सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। हालांकि ये भी संभावना है कि हजारीबाग की जगह गिरिडीह सीट कांग्रेस के खाते में आने से उन्हें गिरिडीह लोकसभा सीट से भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कांग्रेस तेजी के साथ मजबूत हो रही है। दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेता हाथ थाम रहे हैं, तो बीजेपी में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक नेता हाईकमान को आंख दिखा रहे हैं और अब पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी बगावत के संकेत दे दिए हैं। तो क्या कहा है वरुण गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। वरुण गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। पीलीभीत सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वरुण पीलीभीत से ही सांसद हैं और उन्होंने पहले ही दिन लोकसभा उम्मीदवारी के नामांकन का पर्चा खरीद लिया है। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि दिल्ली से आए थे। उन्होंने 4 सेट नॉमिनेशन पेपर खरीदा और वापस दिल्ली चले गए, जिसके बाद तय हो गया है कि अगर बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह किसी और को टिकट दिया तो वरुण निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। अभी तक पीलीभीत सीट से इंडिया गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि पीलीभीत सीट को लेकर सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव ने अहम बैठक की। इस बैठक में 6 से ज्यादा उम्मीदवारों के साथ साथ पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के नाम पर भी चर्चा हुई। पीलीभीत के सपा जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह ने भी स्वीकार किया कि वरुण पर हमारी पार्टी की नजर है। अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं कि वरुण गांधी अगर सपा में आते हैं तो हम उन्हें पीलीभीत से टिकट देने को तैयार हैं। यानी सपा ने वरुण के लिए दरवाजे खोल कर रखे हुए हैं। वरुण अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो भी उन्हें इंडिया गठबंधन का समर्थन मिलना तय माना जा रहा है।
पीलीभीत सीट की बात करें तो 1989 से इस सीट पर 6 बार मेनका गांधी और 2 बार वरुण गांधी चुनाव जीत चुके हैं और हर बार उनकी जीत बड़े मार्जिन से होती रही है। ऐसे में इस सीट की पहचान ही मेनका वरुण गांधी के नाम से होती है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल और खड़ी हो गई है, क्योंकि प्रदेश इकाई वरुण की उम्मीदवारी का विरोध कर रही है। तो वरुण गांधी के तेवर बता रहे हैं कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वरुण गांधी को लेकर अब बीजेपी मुसीबत में फंस गई है। टिकट देती है तो मुश्किल और नहीं देती है तो मुश्किल। बीजेपी के लिए मुश्किल सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। वो मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है, खास तौर पर हरियाणा में, जहां कांग्रेस पहले से ही मजबूत है और राज्य की बीजेपी सरकार लगातार संकट में घिरती दिख रही है। तो अब कहां से आया है संकट, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी की कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने की याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया कि नायब सिंह सैनी एक ही समय में मुख्यमंत्री और सांसद दोनों पद नहीं संभाल सकते हैं। सैनी सांसद हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है और अब वो हरियाणा के सीएम भी बन गए हैं, जो पूरी तरह से गलत है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। भट्टी ने हाल ही में शपथ लेने वाले 5 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती भी दी है। कोर्ट अब इस मामले में 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा। भट्टी ने तर्क दिया है कि जब सैनी को सीएम पद की शपथ दिलाई गई, उस समय राज्य विधानसभा में पहले से ही अधिकतम 90 विधायक थे, इसीलिए सैनी को नियुक्त नहीं किया जा सकता था। सैनी ने भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इसीलिए राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिला सकते हैं। दरअसल 12 मार्च को अचानक ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी विधायक दल ने नायब सिंह सैनी को नेता चुना और 12 मार्च को ही नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। लेकिन अब उनकी कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है। हरियाणा के सीएम फंसते दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी फंसते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ 3 दिन में आचार संहिता उल्लंघन की 3 शिकायतें हो चुकी हैं और अब कांग्रेस ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर आरोपों के सिलसिले तेज हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी देश भर में रैली कर रहे हैं, तीखे बयान दे रहे हैं और उनके बयानों पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग में पहुंच गई है। विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की इस चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वे चुनावी प्रचार में सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में देश की जनता जानना चाहती है कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाला है। देश इंतजार में है, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन एक के बाद एक 3 शिकायतें चुनाव आयोग में दाखिल की गई। पीएम मोदी के खिलाफ टीएमसी सांसद ने आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रचार में सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करने का और पीएम की चिट्ठी में भाजपा का प्रचार करने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयानों के अलग मायने निकालते हुए उसे धार्मिक मोड़ देते हुए ध्रुवीकरण के आरोप लगाए। मामले में चुनाव आयोग की खामोशी ने उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग भी बिका हुआ है। पीएम मोदी पर चुनाव आयोग कब फैसला लेगा, सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। तो सवाल उन दावों पर भी उठ रहे हैं जिसमें पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, क्योंकि चुनावों को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बीजेपी अपने ही गढ़ में बुरी तरह से हारती हुई दिखाई दे रही है। तो कहां मिल रही है बीजेपी को हार, देखिए ये रिपोर्ट। कन्नड़ समाचार पोर्टल ईदीना ने राज्य में लोकसभा चुनावों को लेकर सर्वे किया है और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट पेश की है उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। राज्य में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है, जबकि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच किए गए इस सर्वे में साफ हुआ है कि राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर राज्य सरकार की योजनाओं के चलते महिलाओं में कांग्रेस के समर्थन में तेजी आई है। सर्वे में राज्य की 28 सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है,
जबकि 2019 में उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी और जेडीएस गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 2019 में बीजेपी को 25 और जेडीएस को 1 सीट पर जीत मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 43.77% और बीजेपी जेडीएस को 42.35% वोट मिलने के अनुमान हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तो पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर लगा है, क्योंकि बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जब कर्नाटक के लोगों से मोदी सरकार के तीसरे टर्न को लेकर सवाल किया गया, तो सिर्फ 45% लोग ही मोदी सरकार को तीसरा टर्न देने के समर्थन में दिखाई दिए। मोदी सरकार की नाराजगी के पीछे सबसे बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी को माना गया है, जो इस चुनाव में बड़े मुद्दे बनते दिखाई दे रहे हैं। जबकि राज्य की सिद्धारमैया सरकार को लेकर कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, उनका जनता के बीच बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर बनाने वालों की संख्या 40% और केंद्र की योजनाओं को समर्थन करने वालों की संख्या 20% रही, जिनका कांग्रेस को चुनाव में बड़ा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को कर्नाटक में बड़ी हार मिलती दिख रही है। 5 साल में बाजी पूरी तरह से पलट गई है। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी मुश्किल में है, तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी भी मुश्किल में हैं। एक दिन पहले अडानी ग्रुप की तरफ से अमेरिका में चल रही जांच को लेकर बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 24 घंटे में अडानी ग्रुप अपने बयान से पलटी मार गए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अडानी ग्रुप का बड़ा झूठ पकड़ा गया है। अब तक अडानी ग्रुप की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमारी कंपनियों के खिलाफ अमेरिका में रिश्वतखोरी की कोई जांच नहीं हो रही, हमें इस संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती जा रही है, अडानी ग्रुप भी अपने बयान से पलट गया है और अब अडानी ग्रुप की तरफ से कबूल किया गया है कि उसकी एक कंपनी को लेकर जांच चल रही है। ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस बारे में जानकारी होने की बात कही है। अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से कहा गया है कि तीसरे पक्ष की तरफ से अमेरिकी भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के उल्लंघन की जांच के बारे में उसे जानकारी है। हालांकि कंपनी ने तीसरे पक्ष के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से मना कर दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने आरोपों का ब्यौरा भी नहीं दिया, जबकि इस मामले पर वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन ने अपने एक नोट में कहा कि इस जांच से संबंधित ब्यौरा बहुत कम है और इस जांच से किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि इसका सीमित वित्तीय और मौलिक प्रभाव पड़ सकता है। जेपी मॉर्गन ने कहा, इन खबरों पर हमारी राय है कि अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम से ऐसी जांच का कानूनी आधार बनता है। जेपी मॉर्गन ने दावा किया है कि जांच अडानी ग्रीन एनर्जी से संबंधित हो सकती है। आखिर अडानी ग्रुप ने मान लिया है कि अमेरिका में उसके खिलाफ जांच चल रही है। अब निगाहें जांच की रिपोर्ट पर रहेंगी। तो दूसरी तरफ देश में इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनावों से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां आज केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया। तो क्या है इस हलफनामे में, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले केंद्र सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। आनन फानन में की गई ये नियुक्ति मोदी सरकार के लिए आसान नहीं थी। इस नियुक्ति पर विपक्ष रोक लगाने की मांग कर रहा था और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी। पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और 20 मार्च को केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए मामले में अपना जवाब दाखिल किया। केंद्र ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज का होना जरूरी नहीं। सरकार का मत है कि विपक्ष की ये दलील आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़ा हो। ये गलत है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को रोकने की बात कही थी। नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी में पीएम समेत विपक्ष का एक नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिस पर विपक्ष का आरोप है कि इस चयन प्रक्रिया के तहत सरकार की पसंद से ही नियुक्ति की जाएगी, जिसे केंद्र ने अपने हलफनामा में महज राजनीतिक विवाद करार दिया है। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर।
फुल टाइम योग गुरु से फुल टाइम उद्योगपति बने बाबा रामदेव की दवाइयों के विज्ञापन अब उन्हें अदालत के दरवाजे तक ले आए हैं। ये वही विज्ञापन हैं जिन्हें देखकर उनके करोड़ों अंधभक्तों ने उन्हें रातों रात अरबपति बना दिया था। अब ये वही सवालों के घेरे में आ गए हैं। देखते हैं बाबा को कौन सी दवा उन्हें इन हालातों से बचाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कब्रिस्तान भूमि पटाई हो रही है। अवैध खनन का एक सीमांकन होता है कि किस तरीके से कितनी तह तक मिट्टी निकालनी चाहिए। डल्लभ से मिट्टी आती है तो किस तरीके से अवैध खनन होता है। हम आपको इससे पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि जो अवैध खनन का माफिया जो बालू ला के ट्राली से भरते हैं उसकी पर डे वीडियो चलती है, उसका नहीं अभी तक कुछ भी यहाँ के अधिकारी तहसील महोदया ने कुछ नहीं, तहसील से कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई, ना ही अभी तक ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अगर आज ये अपनी भूमि की देखरेख कर रहे हैं उससे संबंधित जो है कई समस्याएं शुरू हो गई हैं। अगर कोई डल्लभ से मिट्टी ला रहा है तो कई बार ये प्रावधान है कानून का, ये अवैध खनन में नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसको अवैध खनन का नाम दे रही है यहाँ की पुलिस। और हम देखते हैं कि प्रशासन क्या कर रहे हैं, क्योंकि ट्रालियाँ जो होती हैं वो अवैध खनन के दायरे एक दायरा होता है, किस दायरे से मिट्टी हम निकालेंगे, किस तारीख तक अपना पटाव करेंगे और कौन सी प्रोसेस अवैध खनन में आता है। आप बने रहें, हम सारा आपको दिखाते रहेंगे। अवैध खनन के मानक और दायरे ही बताएंगे, तहसील दीवानी से लेकर फौजदारी तक सारा ऑप्शन हम प्रोटेक्शन के भाई सीमांकन टू सीमांकन हम करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि अपना जो है एक अवैध खनन का एक सीमांकन होता है। और इससे पहले भी अब श्रीमान जी कुछ ये अवैध खनन के दायरे में नहीं है। अवैध खनन का दायरा जो सीमांकन होता है वो एक हाथ के अंदर होता है। अगर बराबर मिट्टी निकाली जा रही है वो प्रोसेसिंग नहीं है। और श्रीमान जी दोनों के जाके नजदीक दिखाएंगे, हम दिखाएंगे नहर वालों का मुकदमा। ठीक है, नहर काट दी है, नहर में से खोद के ला रहे हैं। जैसा कि ये अवैध खनन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे समझ में? हमारा कहने का मतलब है हर जगह मिट्टी रोकी जाए, सिर्फ कब्रिस्तान में मिट्टी पड़ रही तो फौजी साहब रोक रहे हैं बस। आप देखिए कानून भी, जब कानून हाथ में लेने का वक्त आ जाए तो आप समझ लीजिए प्रोसेस क्या होता है कि कानून के सिपाही जब ही कानून हाथ में लेने लगे तो वहाँ पे कानून राज नहीं, वहाँ पे गुंडा राज साबित हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था इससे पहले कई बार हमने दिखाया कि डल्लभ से मिट्टी लाना कितनी गहराई से खोदा। अवैध खनन के भी कई मानक होते हैं, उस मानक को कितना परिपूर्ण तरीके से निभाया जाता है। मैं आपको सारी जानकारी बताता रहूँगा कि किस तरीके से ये प्रोसेसिंग की गई और कहाँ तक इसका प्रोसीडिंग आएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार तहसील प्रशासन के मानक बताए, उससे पहले उनको दिखाए भी हैं और समझाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसीडिंग चल रही है। आप बने रहे, हम आपको जब तक ये दिखाते रहेंगे कि ये प्रोसीडिंग क्यों उलझाई गई, क्या ये भी मुद्दा जो है एसडीएम पलिया इसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप बने रहे, हमको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से ये प्रोसीडिंग चालू हुई है कि क्या ये विवाद बनाने के लिए ये कल ये सब किया गया है या इससे पहले भी कोई और तरीका बनाया गया। आइए हम यहाँ के और लोगों से आपकी बात कराते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। इस क्षेत्र के सभासद हैं, इनसे कुछ सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहें, कल ऑर्डर मिला था, परमिशन मिला था, आज ये रोका जा रहा है काम। कल काम यहाँ पे शुरू हुआ था? कल आए थे एसडीएम साहब लोग भी आए थे, उन्होंने कहा था परमिशन दिया था, कहा था आप काम कीजिए, आप अपना निर्माण कीजिए। क्योंकि इन्होंने सीमांकन खुद नहीं किया, ये यहाँ के तहसील महोदया ने ये सीमांकन करके गई हैं और सीमांकन का हर एक प्रोसीडिंग इन्होंने फाइनल किया है। आइए हम बात कराते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे यहाँ जो पलिया तहसील की तहसीलदार साहिबा हैं वो आके सीमांकन करा के गई हैं कि यहाँ से आपका कब्रिस्तान है, आप बाउंड्री भी करा सकते हैं, ठीक है, इसमें गंदगी है, इसमें मिट्टी डलाएं, ठीक है। इसको मतलब कल हम लोग घूरे खींच रहे थे तो हाँ, मैं तहसीलदारों से कहा था मिट्टी डलवा लें भैया, गंदगी खत्म हो जाएगी, और ये सीमांकन करा दिया है और आप बाउंड्री करा लें, खाली भूमि जो है तुम्हारी वो कब्जा करा दी गई है। हाँ। और अब पुलिस प्रशासन सुबह रोक रहा है, वो बता रहे हैं फर्जीवाड़ा है, ठीक। मैंने आदेश करवा लिया है, कोर्ट से वो निकलवा लिया है, जबकि इनकी फर्जी प्लाटें हैं, सबकी फर्जी बैनामे हैं। और अगर बैनामा सही है तो तहसीलदार साहिबा ने ये हमारी मतलब ये निशानदेही क्यों करवाई?
कि या तो हमारी कमेटी गुमराह किया जा रहा है, विवाद की उत्पत्ति की जा रही है, मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं। या तो अगर जब उनका नहीं आ रहा है ठीक, तो वहाँ पिलर क्यों गड़वा दिए गए? ठीक, जब पिलर आए थे तो यहाँ पे और भी कई लोग हो गए। मेरे पास फोटो पर है ठीक, मैं वीडियोस फोटोज को आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देखने का प्रयास करिए कि ये वो वीडियोस फोटोज है जो कल सीमांकन तहसीलदार साहिबा कानूनगो और लेखपाल साहब के साथ में फोटो है पिलर गड़ाते हुए। या तो फिर इनके साथ धोखा किया गया है विवाद बनाने के लिए। यहाँ पे चुनाव आने वाला तो विवाद बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम राइट बनाने के लिए ये मुझे लग रहा है कि इस तरीके से किया गया। अगर क्योंकि तहसील का एक अधिकारी के पास नक्शा होता है, कई लेखपाल साहब 4 लेखपाल थे, कानूनगो थे और तहसीलदार साहिबा थी ठीक, और बाकी थाने का स्टाफ था, समस्त स्टाफ था मौजूद था। उस समय आपत्ति किसी ने आपत्ति नहीं लगाई। आपत्ति अब लग रही सुबह कि मतलब वो ईओ साहब कराएंगे, जबकि ईओ के 4-5 बार ना पहुंच के ईओ यहाँ मौजूद कभी नहीं रहे। ईओ जो है, ईओ मैं आपको बराबर दिखा चुका हूँ। इस तरीके से कई मुद्दे, कई कांड उन्होंने बनाए हैं और कई कांड हम आपको दिखा रहे हैं। बाद में ईओ की यही रिपोर्ट आती है कि कार्य के अनुसार मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं था, कि मेरे द्वारा बताया गया तो मैं यहाँ उपस्थित नहीं। लेकिन आप बने रहिए, हम आपको ये लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अपना कार्य तहसीलदार, इनके बताने के अनुसार तहसीलदार महोदया के आदेशानुसार यहाँ पे कार्य हो रहा है। और कार्य होने के बाद पहले ईओ और प्रशासन उलझाने के लिए किस तरीके से यहाँ पे एक कब्रिस्तान के भूमि में यहाँ पे रैन बसेरा का पोस्टर भी लगाया जाता है, क्योंकि ये सारा कार्य मुझे लग रहा है नगर पंचायत की तरफ से ही विवादित बनाया जा रहा है। क्योंकि ये चुनाव को पूरी तरीके से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को जो है विवाद करने के लिए, यहाँ पे आप देख लीजिए विवादित जगह पे इन्होंने रैन बसेरा का जनपद पंचायत भीराखेरी, ये रैन बसेरा का फोटो भी लगा दिया है, प्रभारी का मोबाइल नंबर उससे लिखा है। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये विवाद को बनाया जाता है। उस तरीके से विवाद को रोकने के लिए, बनाने के लिए क्या किया गया, बने रहे। मैं आपको सारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी अगर खुद की भूमि है तो आप तहसील प्रशासन के अंतर्गत, भीरा कोतवाली के अंतर्गत उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी आपको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप पुलिस ने यहाँ पे विवाद रुकवाने का तो प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे आपत्ति लगाने वाले कोई नज़र नहीं आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार किस तरीके से बना हुआ है। आप बने रहिए, हम आपको ये सारा लाइव दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।